नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सुस्वागतम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए YouTube चैनल अकाउंट्स कैप्सूल में। आज है वीडियो नंबर 9 और वीडियो नंबर 8 में आपने पढ़ा था अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के बारे में। हमने मेनली 3 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स डिस्कस कर लिए थे। आज हम उसी से आगे अपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आज हमारा जो 4th अकाउंटिंग प्रिंसिपल है वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। वो है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। और बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये डिफाइन करता है, ये बताता है कि बिजनेस और बिजनेस का मालिक दोनों अलग अलग होते हैं। ये डिफाइन करता है कि बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ऑनर। बिजनेस अपने मालिक से अलग होता है। बिजनेस का अस्तित्व अलग होता है, मालिक का अस्तित्व अलग होता है। यहां सेपरेट जो एंटिटी लिखा हुआ है उसको आप समझने की कोशिश करो कि इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जब भी बिजनेस में कोई मालिक पैसा लगाता है तो अगर वो एक ही चीज हो तो वो पैसा बिजनेस का ही कहलाएगा। मालिक का पैसा, बिजनेस का पैसा, बात तो एक ही हुई क्योंकि वो दोनों अलग अलग नहीं हैं। लेकिन जब हम अकाउंटिंग करते हैं, मेरी बात समझिए, तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स ये कहते हैं कि आपने कभी भी अकाउंटिंग करते वक्त आपने कभी भी ये नहीं समझना कि मालिक और बिजनेस दोनों एक ही हैं। मतलब अगर मालिक बिजनेस में पैसा लगा रहा है, इन्वेस्ट कर रहा है, मतलब कैपिटल अगर वो लगा रहा है तो वो बिजनेस का पैसा नहीं है। वो बिजनेस के लिए क्या है? वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। वो बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है। और लायबिलिटी का मतलब होता है हमने वो पैसे कभी ना कभी चुकाने हैं, वापस करने हैं। मेरी बात आप समझ गए। और अगर वो खुद का पैसा हो, अगर वो खुद का पैसा होता तो क्या वो चुकाना पड़ता? सर ऐसा नहीं होता, वो चुकाना नहीं पड़ता। हम ये कह रहे हैं बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। मालिक और बिजनेस दोनों अलग अलग होते हैं और इस बात ने डिफाइन भी कर दिया। ये जो हमने एक एग्जांपल आपको दिया कि मालिक जब भी बिजनेस में पैसा लगाता है तो बिजनेस के लिए वो एक लायबिलिटी हो जाता है। जो पैसा बिजनेस के लिए एक लायबिलिटी है और ओनर बिजनेस के लिए एक क्रेडिटर होता है। और क्रेडिटर का मतलब होता है लेनदार, मतलब लेने वाला। जो मालिक है वो बिजनेस से पैसा लेगा, उसने उस बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है। मेरी बात आप समझ गए। अगर मैं यहां लिखना चाहूं तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट को एक और नाम से जाना जाता है जिसे कहते हैं अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग एंटिटी कॉन्सेप्ट के नाम से भी इसको जाना जाता है। और ये शो करता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या बताता है कि आप जब भी ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग करेंगे, आप जब भी ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग करेंगे, ट्रांजैक्शंस will be recorded in books with the point view of business। जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे, क्योंकि आप अकाउंटिंग सीखने जा रहे हैं, तो जब भी आप रिकॉर्डिंग करेंगे, जब भी आप अपनी जितनी भी ट्रांजैक्शन हुई है उनको आप रिकॉर्ड करना चाहते हो, लिखना चाहते हो बुक्स में, तो आपने ये ध्यान रखना है आप बिजनेस की तरफ से सोचेंगे, ना कि मालिक की तरफ से। क्यों? क्योंकि बिजनेस और मालिक दोनों अलग अलग हैं। अगर मैं कहूं कि आप ये आप एंट्री कीजिए, ये आप इस ट्रांजैक्शन की रिकॉर्डिंग कीजिए कि मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, और आप ये नहीं सोचते कि वो दोनों अलग अलग हैं, तो उस टाइम पे आप एंट्री क्या करते हैं? सर कोई भी एंट्री नहीं हो पाती, किसी भी तरीके से नहीं हो पाती, क्योंकि रूल्स हम डिफाइन नहीं कर पाते। आपको क्लियर अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा कि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट क्या होता है। ये डिफाइन करता है कि बिजनेस इज सेपरेट एंटिटी फ्रॉम ओनर। ओनर से एक अलग अस्तित्व होता है बिजनेस का। और जो भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड किए जाएंगे, मेनली जो कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट हमें रिकॉर्डिंग के बारे में ही बताते हैं, तो अकाउंटिंग के बारे में ही बताते हैं कि अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है, किस दायरे में रह करके करनी है। तो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट ये बताता है कि जब भी आप रिकॉर्डिंग करने बैठो तो उस टाइम पे आप बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे, ना कि आप मालिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। और यहां पर मैं ये भी कह सकता हूं कि इसी कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो है हमने ओनर को, ओनर इज कंसिडर्ड
ऑनर इज कंसिडर्ड एज क्रेडिटर। इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर हमने ऑनर को क्रेडिटर माना है, मतलब वो पैसे लेने वाला है, उसको पैसे मिलेंगे, रिफंड होंगे, उसने हमारे पास कुछ पैसे जमा करा रखे। मेरी बात आप समझ गए। ये था हमारा फोर्थ कॉन्सेप्ट जिसे हम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट का नाम देते हैं। इसके बाद है हमारा फिफ्थ कॉन्सेप्ट जो है मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट कुछ और नहीं है बल्कि जब हम पहली वीडियो पढ़ रहे थे, जब हम पहली वीडियो देख रहे थे, तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि हमने ये बताया था कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस होंगी उनको रिकॉर्ड किया जाएगा मनी की टर्म में। सर ये कॉन्सेप्ट यही बात बताता है कि जो भी रिकॉर्डिंग होगी वो हमेशा ही हमने मनी की टर्म्स में करनी है। ऑल द transactions that can be measured in terms of money मतलब मनी, मुद्रा के रूप में। all the transactions that can be measured in terms of money will be recorded in बुक्स। जो ट्रांजैक्शन मनी के रूप में मेजर करी जा सकती हैं, जिनको हम मनी के रूप में, मुद्रा के रूप में हम पहचान सकते हैं, केवल उन्हीं ट्रांजैक्शन को बुक्स में लिखा जाएगा। यह कॉन्सेप्ट ये बात कहता है। क्योंकि आप वहां पढ़ रहे थे, जब फर्स्ट वीडियो आप देख रहे थे तो आपको लगा होगा कि सर ये कहां से रूल आया था। तो वो रूल जो था, वो ये जो नियम जो था, ये कुछ और नहीं बल्कि ये हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ही डिफाइन करता है कि आप जितनी भी ट्रांजैक्शन होंगी, अगर आप उन्हें मनी में माप सकते हैं तो ही आप क्या करेंगे, उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज आप उन्हें बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देखिए एक सिंपल सा लॉजिक मैं आपको बताता हूं। अगर आप अकाउंटिंग करने की यूनिट अलग अलग लें, मान लिया आप तेल लेकर के आए, लीटर में लेकर के आए होंगे, कुछ सामान अगर आप बिजनेस के लेकर के आए, आपने कुछ बनाना था, आपने कुछ तैयार करना था, तो तेल आप लेकर के आए, कच्चा माल आप लेकर के आए, तो आप उसे लीटर में लेकर के आए होंगे। आपने लिख दिया मैं 100 लीटर तेल लेकर के आया। उसके बाद अगर मैं कहूं तो कोई आप सॉलिड आइटम भी लेकर के आए होंगे। जैसे मैं अगर आपसे कहूं कि आप बिस्किट बना रहे हैं तो आप मैदा लेकर के आए होंगे, तो जो मैदा लेकर के आए हो आप वो किलो में लेकर के आए होंगे। इसके बाद जो आपने बिजली खर्च करी होगी वो आपने वोल्ट में आपने खर्च करी होगी। तो यहां पर आपने हर एक की एक यूनिट अलग अलग लिख दी और आपसे पूछा जाए कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ, तो आप वहां पजल हो जाओगे। अगर आपकी एक यूनिट ना हो, मतलब आपने उनको पैसे में ना मापा हो सबको, तो आप बताएंगे कि हमारा खर्च हो गया इतने लीटर तेल, हमारा खर्च हो गया इतने किलो मैदा, हमारी बिजली इतनी खर्च हुई है, इतने वोट खर्च हुई है, तो वहां पर आप पजल रहेंगे। इसलिए अकाउंटिंग में कहा गया कि आप जितने भी ट्रांजैक्शन करेंगे, आप उनका डिनोमिनेटर जो है वो आप सेम रखेंगे, मतलब आप मनी को ही डिनोमिनेटर के रूप में लेंगे। आप मनी के रूप में ही ट्रांजैक्शन को मापेंगे और उसी से हम क्या करेंगे, अकाउंटिंग करेंगे। मेरी बात आप समझ गए होंगे। यह था हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मैंने आपको बताया कि कॉमन डिनोमिनेटर जो होगा, कॉमन डिनोमिनेटर को क्या होगा, हमारा कॉमन डिनोमिनेटर जिसके रूप में हमने मापना है, डिनोमिनेटर विल बी मनी। हमने मनी के रूप में ही जो है वो अकाउंटिंग करनी है। और क्योंकि मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट हुआ या कोई भी कॉन्सेप्ट हुआ, वो हमें यही बताता है कि आपने अकाउंटिंग किस तरीके से करनी है। तो ये यही कह रहा है कि आपने जो अकाउंटिंग करनी है वो मनी के रूप में करनी है, इन टर्म्स ऑफ मनी करनी है। मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। अब इसके बाद है हमारा नया कॉन्सेप्ट जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट क्या होता है, देखिए हमने एक बात कही थी जब हमने सबसे पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था, तो उसमें पढ़ा था गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट। और गोइंग कॉन्सर्न कॉन्सेप्ट क्या कहता था कि बिजनेस जो है वो लंबे टाइम तक चलेगा, हमारा सबका यही मानना होता है। लेकिन एक बात मुझे बताइए, आपने अकाउंटिंग करी और अकाउंटिंग करने का मेन पर्पज क्या था, आपको प्रॉफिट पता चल जाए और लॉस पता चल जाए। और
आप प्रॉफिट और लॉस कब पता करेंगे? क्योंकि आप तो अकाउंटिंग करते जा रहे हैं, क्योंकि आपने तो ये माना है कि आपका बिजनेस लंबे टाइम तक चलेगा और जब तक चलेगा तब तक अकाउंटिंग भी करेंगे। लेकिन प्रॉफिट कब हमें निकालना है, कब नहीं निकालना है, ये कैसे पता चलेगा? कब निकालना है, यही बात हमें कौन सा कॉन्सेप्ट बताता है? हमें बताता है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। हमारा ये है 6th कॉन्सेप्ट, जो है अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। मान लो मैंने ये कहा आपको कि गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट ये कहता है कि आप बिजनेस को लंबे टाइम तक चलाएंगे और आप उस दिन जाकर के अकाउंटिंग को खत्म करते हो, मतलब आप अपना प्रॉफिट उस दिन निकालते हो जिस दिन आप बिजनेस को बंद कर रहे हो। तो क्या उससे कोई फायदा होगा? मेरे ख्याल से उससे बिल्कुल भी कोई भी फायदा नहीं होगा। क्योंकि अगर आपको मौत के टाइम ये पता चले कि सर आपको ये बीमारी है, तो आप कभी भी उससे पार नहीं पा सकते। आप अगर किसी बीमारी से पार पाना चाहते हैं तो समय रहते उस बीमारी का पता आपको होना चाहिए। सेम इसी तरीके से हमें अगर प्रॉफिट का ये पता चल जाए कि हमें प्रॉफिट कब हो रहा है और लॉस हमें पता चल जाए अपने एंड से पहले ही, तो हमारा बिजनेस जो है वो कभी एंड ही नहीं होगा, कभी खत्म ही नहीं होगा। तो इसलिए क्या करा, इसलिए जो आपके बिजनेस की लाइफ थी, लाइफ को हमने पार्ट्स में बांट दिया, लाइफ को हमने डिवाइड कर दिया। सर कितने टाइम पीरियड में? हमने लाइफ को टाइम पीरियड दिया 12 महीने का। 12 महीने के हमने टाइम पीरियड में इंटरवल्स में अपनी लाइफ को, या मैं कहूं कि बिजनेस की लाइफ को बांट दिया। और इन 12 महीनों में हम क्या करेंगे? हम भाई 12 महीनों में अपने प्रॉफिट को कैलकुलेट करेंगे। हमें 12 महीने का प्रॉफिट कैलकुलेट करा है, या लॉस आया या प्रॉफिट आया, हमें पता चल जाएगा। जो भी अपने कदम उठाने होंगे, जो भी स्टेप्स हमने लेने होंगे, उसको सुधारने के लिए हम लेंगे। अगर आपको प्रॉफिट आया तो आप ये देखेंगे कि कहां से कैसे प्रॉफिट आया, आप उसी कदम पर या उसी स्टेप पर आप ज्यादा फोकस करेंगे कि यहां इस वाले आइटम से मुझे ज्यादा प्रॉफिट आ रहा है, आप वो वाले आइटम ज्यादा बेचने की कोशिश करेंगे। आपको जहां से लॉस आ रहा है, आपको ये पता चल गया कि मुझे इस वाली आइटम से लॉस आ रहा है, तो आप उस लॉस को खत्म करने की कोशिश करेंगे। और अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट जो है वो यही कहता है कि लाइफ ऑफ बिजनेस will be divided, life of business will be divided in period of 12 months। जो बिजनेस की लाइफ है उनको हम 12 महीने के इंटरवल में, या मैं कहूं इन पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, इन इंटरवल पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के इंटरवल्स में, अंतराल में हम क्या कर लेंगे? बांट लेंगे। और किस लिए बांटा? हमने इसको बांटा टू मेजरमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ बिजनेस। बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को मेजर करने के लिए हमने अकाउंटिंग जो करनी है वो 12 महीने के अंतराल पे करनी है। मतलब अगर मैं ये कहूं कि हमने अकाउंटिंग को बेस दिया, एक 12 महीने का बेस दिया, ठीक है, कि 12 महीने के बाद आप दोबारा से अकाउंटिंग शुरू करेंगे, फिर अकाउंटिंग तीसरी बार शुरू करेंगे अगले 12 महीने में। मतलब जो हमने अकाउंटिंग प्रोसेस पढ़ी थी, जो अकाउंटिंग साइकिल पढ़ा था, वो 12 महीने का अकाउंटिंग हमारा साइकिल होता है। और ये अकाउंटिंग पीरियड जो होगा, ये अकाउंटिंग पीरियड अगर मैं बात करूं पहले जैसे गांव में दुकानें होती थी, आज भी जैसे परचून की दुकान होती है, नॉर्मल जो अपनी होती है, आपने आसपास गांव में देखा होगा, अपने शहरों में देखा होगा, वो अपनी अकाउंटिंग पहले करते थे। जब हम छोटे थे, बचपन में हमने भी देखा है कि वो अपनी अकाउंटिंग करते थे अब दिवाली से लेकर दिवाली तक। दिवाली पे सफाई होती थी, दिवाली पे पूरी दुकान की सफाई होती थी, तो उस टाइम पे वो देखते थे कि हमें इस साल का प्रॉफिट कितना हुआ। दिवाली से दिवाली का अकाउंटिंग पीरियड चलता था। फिर 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक का टाइम पीरियड जो है वो भी चल रहा था। मतलब कोई ये था कि कोई पर्सन जो बिजनेस करने वाला था वो क्या कर रहे थे, 1 जनवरी से लेकर के 31 दिसंबर तक का अपना अकाउंटिंग पीरियड ले रहे थे। लेकिन अब जो है अकाउंटिंग पीरियड डिफाइन कर दिया है, और अकाउंटिंग पीरियड कब से कब तक का होगा? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। ये जो हमारा 1 अप्रैल है, ये मान लिया इस साल के 1 अप्रैल से लेकर के, अगर मैं अपने अकाउंटिंग पीरियड का जिक्र करूं तो ये 2020 चल रहा है, और अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ होगा 1 अप्रैल 2020 से, 1 अप्रैल 2020 से। और अकाउंटिंग पीरियड एंड कब होगा? एंड होगा सर 31 मार्च 2021।
मेरी बात समझ आई आपको? अब ये अकाउंटिंग पीरियड हमें बताता है कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा। क्या सभी बिजनेस में, क्या हर एक बिजनेस में आप अपने प्रॉफिट और लॉस को एक साल के बाद कैलकुलेट करेंगे? सर ऐसा नहीं है। काफी सारे बिजनेस ऐसे हैं जिनमें आप क्वार्टरली प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट कर रहे हैं। आप क्वार्टरली भी बिजनेस के प्रॉफिट और लॉस को कैलकुलेट करते हैं। आपने एक साल के दौरान तो करना ही करना है, मतलब अपने अकाउंट्स बिल्कुल एक साल में अपने अकाउंट्स कंप्लीट करने हैं, बनाने हैं। आपने अपना प्रॉफिट भी दिखाना है, अपने लॉस भी दिखाने हैं, आपके एक्सपेंस इनकम भी दिखानी है, ताकि आपके ऊपर इनकम टैक्स लगाया जा सके, ताकि आपके ऊपर डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जा सके। इसके अलावा आप अपने बिजनेस को कंट्रोल करने के लिए भी क्या करते हैं, अपने क्वार्टरली भी जो है वो अपने फाइनल अकाउंट्स बना लेते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना मतलब अपने फाइनल अकाउंट्स बनाना, तो क्वार्टरली भी जो है हर 3 महीने में आप अपने फाइनल अकाउंट्स भी तैयार कर सकते हैं इंटरनली। मेरी बात आप समझ गए होंगे। ये था हमारा कॉन्सेप्ट नंबर 6, अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। और अब है हमारा अगला कॉन्सेप्ट जो है हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। देखिए, इस कॉन्सेप्ट को कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, इस कॉन्सेप्ट को कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी बोला जाता है, और हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है, कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहा जाता है। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब है ऐतिहासिक लागत। मतलब ये कॉन्सेप्ट डिफाइन करता है कि जो भी आप असेट्स लोगे उनका वैल्यू क्या दिखाया जाएगा, बुक्स में उनकी वैल्यू क्या लिखी जाएगी। क्योंकि आपने असेट्स को दिखाना है तो आपकी वो खुद की असेट्स हैं, मतलब आपकी खुद की संपत्ति है, वो आपका खुद का एक आइटम है, और उसका ऐसा होगा कि वो टाइम टू टाइम चेंज भी हो रही होगी उनकी वैल्यू। मान लिया आज अगर आप कार लेकर के आए हैं तो कल वो हो सकता है उनकी प्राइस ज्यादा बढ़ जाए, और हो सकता है कल उनकी प्राइस कम भी हो जाए। तो आप एक टाइम पीरियड के बाद उसकी वैल्यू क्या दिखाएंगे, ये कॉन्सेप्ट बताता है कॉस्ट कॉन्सेप्ट। और ये कहता है कि असेट्स आर रिकॉर्डेड, असेट्स आर रिकॉर्डेड, असेट्स आर रिकॉर्डेड। असेट्स को रिकॉर्ड किया जाएगा, किस अमाउंट में रिकॉर्ड किया जाएगा सर? एट विच असेट्स आर रिकॉर्डेड, एट विच अमाउंट ऑन दैट आर एक्वायर्ड। जिसमें वो खरीदी गई थी उसी अमाउंट में हम उनको दिखाएंगे बुक्स में। मतलब मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है हमें इस बात का ध्यान नहीं देना है। आज मार्केट में उनकी क्या वैल्यू है हमें कोई ध्यान नहीं रखना है, हमें तो इस बात का ध्यान रखना है कि वो हमने खरीदी कितने की थी। मान लो, अच्छा एक और चीज है कि आप उसे हर साल उतनी ही दिखाएंगे। आपने जिस दिन खरीदी होगी उस दिन तो उसका मार्केट वैल्यू भी उतना ही होगा जितने में आपने खरीदी होगी, क्योंकि मार्केट से ही आप लेकर के आए थे। आपने 6 लाख रुपए की कोई एसेट्स खरीदी, तो आपने उस दिन आपने दिखा दिया या उस साल आपने दिखा दिया कि हमारी एसेट्स की जो कीमत है वो 6 लाख रुपए है। लेकिन अगले साल उसकी कीमत मार्केट में बढ़ गई, 8 लाख रुपए हो गई, तो आप उसकी कीमत 8 लाख रुपए नहीं दिखाओगे बल्कि 6 या 6 से कम दिखाओगे। अब 6 से कम क्यों दिखाएंगे ये समझो, क्योंकि जब भी आप एसेट्स को यूज करते जाते हो, या मैं कहूं कि एक टाइम पीरियड के बाद असेट्स जो है उसकी वैल्यू कम हो जाती है। और कम क्यों हो जाती है? क्योंकि हम उसे चला रहे हैं, हम उसका यूज कर रहे हैं। उसका यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू जो है वो डाउन चली जाएगी ऑटोमेटिक। वो उसका जो प्राइस है हम ये कहें कि वो कम काम देना शुरू कर देगी, माइलेज कम देना शुरू कर देगी। तो उसके ऊपर हमने क्या लगाया था? डेप्रिसिएशन लगाया था, जिसके बारे में आप बहुत अच्छे भली भांति आप जानते भी हैं, क्योंकि हम इसका डिस्कशन पहले भी कर चुके हैं। और डेप्रिसिएशन का मतलब है कि जितने रुपए की आपकी मशीनरी जो है वो खर्च हो गई। तो मान लो वो आपकी मशीनरी 6 साल चलनी है, तो आपने 1-1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लगाया, मतलब 1-1 लाख रुपए आप उसकी मशीनरी की वैल्यू को हर साल कम करते चलेंगे। मेरी बात समझ गए? भले ही मार्केट में उसकी वैल्यू 8 लाख है, लेकिन आपने अपनी बुक्स में आपने जो अमाउंट दिखानी है वो कौन किस बेस पर दिखानी है? जिस पर वो खरीदी थी। आपने जो असेट्स एक्वायर करी थी उस बेस पर आपने अपने अकाउंट्स में असेट्स की वैल्यू को दिखाना है। सबसे पहले जिस साल हमने खरीदी है वो प्राइस हो जाएगा जिस पर हमने वो एक्वायर करी थी, उसके बाद अगले साल हम उसमें से डेप्रिसिएशन घटाते चलेंगे। ये था हमारा कॉस्ट कॉन्सेप्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट का मतलब यही है कि सर पिछली वाली लागतें जिस वाले हमने वो एक्वायर करी थी। मेरे ख्याल से ये वाला कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। सो गाइज, ये हमने आज कॉन्सेप्ट करे 7 कॉन्सेप्ट, मतलब 7th कॉन्सेप्ट में हम पहुंच गए हैं। कल फिर से हम इन कॉन्सेप्ट्स को आगे पढ़ेंगे, हम 8th कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे।
कल फिर से नई वीडियो के साथ आपके साथ रूबरू होते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।